हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लिख के स्मार्ट बायोलॉजी क्लास। तो चलिए, बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि अभी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे क्योंकि आपको भी चैनल पर अच्छे कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू हो जाते हैं। तो चलिए, जैसे कि हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि हम लोग लंबे समय से ऑफलाइन क्लास में फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को अध्ययन कर रहे थे, अंततः खत्म हो गए। अब हम लोग ऑफलाइन क्लास में थर्ड चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं। तो हम भी सोचे कि चलिए थर्ड चैप्टर आपको ऑनलाइन भी दे देते हैं। ऐसे फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का ऑनलाइन जो है ना वीडियो हम बहुत नहीं बना पाए क्योंकि उसमें पीपीटी बनाया हुआ नहीं था और थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा था, हमें पैर में था, इसलिए हम बना नहीं पाए थे। लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं था, खैर कोई बात नहीं है। इसका ऑलरेडी हमारे पास सेकंड नहीं बल्कि थर्ड चैप्टर का ऑलरेडी पीपीटी बनाया हुआ था। तो हम भी सोचे कि चलिए आपको ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन क्लास में भी इस चैप्टर को दे दें। उससे क्या होगा कि नए नए बच्चे को भी जो है ना सहूलियत हो जाएगी और उनको थोड़ा मदद मिल जाएगा। और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में पढ़ भी रहे हैं उनको रिवीजन करने का मौका भी भरपूर मिल जाएगा। एक बार ऑफलाइन क्लास में पढ़ा देंगे आपको, फिर दूसरी बार तो हम प्रोजेक्टर से दिखा ही देते हैं और तीसरी बार यहाँ पर भी हो जाएगा और चौथी बार टेस्ट वगैरह भी हो जाएगा। तो बहुत सारा मदद मिल जाएगी आपको। तो चलिए हम लोग देखते हैं और एक एक करके बातों को अध्ययन करते हैं और समझते हैं। जैसे कि आपको जानकारी के लिए हम बता दें, ये तो एक्सपीरियंस को लेकर के हो गया, इधर तो कोई खैर कोई बात है ही नहीं। चलिए तो हम लोग देखते हैं और समझते चलते हैं, आगे एक एक करके बढ़ते हैं। हम लोग अध्ययन करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, मानव जनन के बारे में अध्ययन करेंगे बाबू। जो चैप्टर जो है ना में चैप्टर में जो चैप्टर नंबर में आपको दिखेगा, थर्ड चैप्टर नंबर में दिखेगा। किस चैप्टर नंबर में दिखेगा बाबू? थर्ड चैप्टर नंबर में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप 12th की बायोलॉजी देखते हैं तो उसमें आपको थर्ड चैप्टर नंबर में देखने को मिलेगा, जिसे हिंदी में हम लोग मानव जनन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मानव जनन कहते हैं। इधर रफ लिख रहे हैं, आगे हम अच्छा से लिखेंगे, अकबकाने की बात बिल्कुल नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, मानव जनन के बारे में हम लोग बात करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे बाबू? मानव जनन के बारे में, है ना। तो मानव जनन क्या होता है इसके बारे में लोग थोड़ा सा एक एक करके बातों को अध्ययन कर लेते हैं और ज़रा ध्यान से इसको हम लोग समझ भी लेते हैं, है ना। ज़रा आप ध्यान दीजिएगा और एक एक करके समझिएगा और हम लोग एक एक करके थोड़ा सा उसी पर भी बातें करेंगे और एक एक करके सीखेंगे। ज़रा ध्यान से देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें क्या क्या हमें देखने को मिल जाती है, ज़रा इसके बारे में हम लोग बातें कर लेते हैं, है ना। थोड़ा सा स्लाइड कुछ ले आते हैं नीचे से ऊपर की ओर ताकि हमें समझाने में थोड़ा सा मदद मिल जाए। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे बाबू। क्या अध्ययन करेंगे जरा आप नोट कीजिए, यहाँ पर जरा आप ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं और एक एक करके बढ़ते हैं। मानव जनन की बात कर रहे थे, मानव जनन क्या होता है ना, इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। अब चलिए आराम से हम आपको लिख देते हैं, साफ सुथरा और फ्रेश लिखते हैं, मानव जनन, है ना। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें आप लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है? सेक्स ऑर्गन, लिंग अंग क्या होता है, बेबी पैरस क्या होता है, इन सभी बातों पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी इसको देखते हैं, मानव जनन टॉपिक को लेकर के चलते हैं क्योंकि थर्ड चैप्टर 12th क्लास में आपको यही पढ़ने को मिलता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा मानव जनन से जुड़ी बातों को अध्ययन कर लेते हैं और समझ लेते हैं, जिसका इंग्लिश नाम आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। क्या है बाबू? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? मानव जनन के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बाबू? तो मानव जनन या प्रजनन भी हम लोग कहते हैं। कोई दिक्कत? अब जरा नोट कीजिए, हम आपको कई बार आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ये आपको चैप्टर थर्ड में देखने को मिलेगा, ये आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। चैप्टर नंबर कितना रहेगा बाबू? थर्ड। कोई दिक्कत? आप बुक में एनसीईआरटी हो या कोई भी बुक हो, चैप्टर थर्ड आपको देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी बेस्ड पूरी रहेगी क्लास, जो भी चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोई दिक्कत। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के बारे में लोग थोड़ा सा विशेष जो है जानकारियाँ हासिल करते हैं और एक एक करके हम लोग इस पर डिस्कस भी करते हैं और समझते भी हैं, है ना। जरा आप ध्यान दीजिए, बात क्या आ जाती है? जनन। हम आपको ऑलरेडी बता दिए। देखिए, हम जब भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं बाबू तो शाब्दिक अर्थ बताते हैं कि चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने को मिलेगा और किस प्रकार होगा, उसका शाब्दिक अर्थ हम बताते हैं। तो हम जिस प्रकार से जाना पहले से बताते आ रहे हैं उसी प्रकार से हम शाब्दिक अर्थ बता रहे हैं और तब उसके बाद में एक एक करके अध्ययन करेंगे, टॉपिकों को सीखेंगे और हर पॉइंट्सों को जानने के हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं।
जनन का मतलब होता है बाबू क्या, संख्या में वृद्धि। किस में वृद्धि बाबू, संख्या में वृद्धि होती है। बात समझ आ रही है। अब उसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं मानव, तो मानव एक प्रकार क्या है, जीव है, जिसमें आपको नर और मादा दोनों देखने को मिलती है। नर एवं क्या देखने को मिलती है बाबू, मादा देखने को मिलती है। कोई दिक्कत? तो जरा आप नोट कीजिए कि जब नर और मादा देखने को मिलती है तो यहाँ पर हम लोग बातें कर लेते हैं। जरा आप ध्यान से देखिए, ये क्या आपको दिख रहा है, मानव का मतलब आपको बता दिया क्या, नर और मादा, मानव के अंदर का दोनों आते हैं। जनन का मतलब यहाँ पर बताया गया संख्या में वृद्धि। ये कैसे होती है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और कैसे हम लोग यहाँ पर जनन का मतलब संख्या में वृद्धि का सेंस देते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा इधर आपको जानकारियाँ देते हैं। जरा आप नोट कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। तो जरा आप ध्यान दीजिएगा, बात क्या जाती है यहाँ पर। देखिए हम कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अब जरा नोट कीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्या एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पर ऐसे बना रहे हैं, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर ऐसे बना दिए। ये देखिए आप मेल को दर्शा रहे हैं और एक फीमेल को हम दर्शा रहे हैं। एक किसको दर्शा रहे हैं बाबू, मेल को, और दूसरा हम किसको दर्शा रहे हैं, फीमेल को दर्शा रहे हैं, है ना। अब जब देखिए तो ये जो मेल और फीमेल आपको दिख रहा है, ये कुछ प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करेगा तो करने के उपरांत आप पाएंगे, देखिए नर और मादा है सर, है तो नर और मादा से क्या होते हैं, संतान की उत्पत्ति होती है। समझ में आ रहा बात है। तो अब जरा नोट कीजिए तो कि नर है यहाँ पर, एक क्या है, मादा है, और इन दोनों को कुछ खास प्रोसेस करने के कारण या खास प्रोसेस करने से क्या हो रही है, इनके संतानों की प्राप्ति हो रही है, यानी इनसे संतान की प्राप्ति हो रही है। तो जरा आप नोट कीजिए कि जब संतान की प्राप्ति हो रही है तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जना इसको जरा जनन के सेंस में हम लोग क्या देते हैं। जरा आप ध्यान से देखिएगा, बात क्या आ जाती है। देखिए बाबू, नर और मादा था, कुछ प्रोसेस किया या कुछ क्रिया को अपनाया, और इस क्रिया को अपनाने के कारण इसकी संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब जरा ध्यान से देखिए, तो एक क्रिया जो अपनाया गया जिससे इसकी क्या हुई, संख्या में वृद्धि हुई, उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो जनन कहते हैं। यानी देखिए तो क्या हुआ, जनन जैसे क्रिया करने से संख्या में बढ़ोतरी हुई। देखिए तो क्रिया करने से पहले कितने लोग हैं, एक लोग और एक दो लोग हैं, यानी नर और मादा दो हैं। लेकिन जैसे क्रिया किया गया तो क्रिया करने के बाद देखिए एक दो और एक और आ गया साथ में तीन, यानी आप जरा नोट कीजिए तो संख्या में वृद्धि हुआ। पहले कितने लोग थे, दो। पहले जनन करने से पहले यानी जी इस प्रोसेस को अपनाने से पहले कितने लोग थे, दो। लेकिन जैसी प्रोसेस अपना लिया गया तो इसके उपरांत कितने जीव हो गए बाबू, जरा नोट कीजिए, तो तीन हो गए। यानी जनन का सेंस किससे है, संख्या में वृद्धि से है। ये बात समझ में आ गई, कहा हम कहा दिए से और कहा बताए से। अब चलते हैं तो देखिए तो यहाँ पर तो जनन जहाँ पर लगा रहेगा उसकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। तो देखिए तो किस में लगा हुआ है, मानव में लगा हुआ है बाबू। किस में लगा हुआ है, तो मानव में लगा हुआ। तो मानव का मतलब क्या दिया गया, नर और मादा। तो जैसे नर और मादा की संख्या बढ़ती है, जैसे क्या बढ़ेगी, जिस क्रिया द्वारा, ध्यान देंगे, नर और मादा की क्या बढ़ेगी बाबू, जैसे जिस क्रिया द्वारा नर और मादा की संख्या में बढ़ोतरी या वृद्धि होगी तो उस क्रिया को क्या कहा जाएगा बाबू, जन्म, मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये बात क्लियर हो गई। अब जरा नोट कीजिए, बात क्या आ जाती है, मानव का मतलब हम नर और मादा दे रहे थे। तो यहाँ पर देखिए तो संतान जब विकास करेगा तो संतान के रूप में क्या होंगे, नर या मादा। तो नर किसको लोग बोलते हैं, मेल को बोलते हैं। तो यहाँ पर बॉयज क्या उत्पत्ति हो जाएगा, संतान मतलब बॉयज, या फिर क्या हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं, उनकी उत्पत्ति होगी। तो क्या इनकी संख्या बढ़ रही है, बिल्कुल समझ आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये जानकारी आपको पूरी तरह से दिया गया कि जो है ना, मानव जन्म में मानवों की संख्या बढ़ेगी, यानी लड़के और लड़कियों की उत्पत्ति होगी। मानव अपने जैसे संतान उत्पन्न देंगे। तो मानव का यानी नर और मादा का छोटा रूप लड़का लड़की होती है, छोटे छोटे होती है, कोई दिक्कत। ये जानकारी आपको दी गई, तो ये मतलब आपको बता दी गई। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं बाबू, और आगे थोड़ा सा समझते हैं और देखने की प्रयास करते हैं कि मानव जनन तो हो गया। मानव जनन क्या होगा, तो इसको डिफिनेशन अगर आप देना चाहें कि मानव जनन किसे कहते हैं, तो आप डिफिनेशन दे सकते हैं कि जिस क्रिया द्वारा यह मानव या जीव अपने जैसे संतानों को जन्म देते हैं तो उस क्रिया को जनन कहते हैं। और अगर हम यहाँ पर जनन के सेंस में जीव की जगह मानव लिख देते तो मानव जनन कहते हैं।
यहाँ से भी समझ सकते हैं जिस क्रिया द्वारा मानव अपने जैसे संतानों को जन्म देते हैं या अपने जैसे जीवों को विकसित कराते हैं, उत्पन्न करते हैं, तो उस क्रिया को जन्म या मानव जन्म कहते हैं। क्लियर हो गई? चलिए, ये जानकारी आपको दे दी गई डिफिनेशन को लेकर के बाबू। आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जन्म से क्या फायदे हैं। जरा आप नोट कीजिएगा बाबू, यहाँ पर जो आप टॉपिक देख रहे हैं ये क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन दिया हुआ है। मानव जन्म के फायदे या लाभ की हम बात, मानव जन्म के लाभ या महत्व, इसके बारे में हम बात करते हैं। इंपॉर्टेंस, महत्व या लाभ भी कह सकते हैं इसको। हम देखते हैं कि मानव जन्म से हमें मुख्य रूप से 2 फायदे देखने को मिलते हैं, 3 फायदे यहाँ पर लिखा हुआ है और दिख भी रहा होगा। 3 फायदे होते हैं बाबू। अब जरा नोट कीजिए कौन कौन फायदे होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कि पहला फायदे क्या होते हैं। तो पहला फायदा होता है बाबू, क्या होता है, उसको हल्का सटा दीजिए, बल्कि गेट को बाबू सटा दीजिए हल्का, थोड़ा सा आवाज आ रहा है पीछे से। तो अब देखिए, तो जानकारियां दिया गया क्या कि पहला होता है इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, आबादी में वृद्धि। दूसरा क्या होता है बाबू, मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज, जाति का अनुरक्षण। और तीसरे महत्व क्या होते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल कैरेक्टर। जैसे आप जरा नोट कीजिए, हम यहाँ पर आपको पुनः ये फिगर आपको दिखाते हैं, करके इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, आबादी में वृद्धि होती है, यानी आबादी बढ़ता है जब जन्म की जाती है। तब हम आपको अभी भी बता रहे थे कि जन्म की जा रही तो आबादी बढ़ रही है। कैसे, तो जरा आप नोट कीजिए, यहाँ पर देखिए, पहले कितने लोग थे, 2, लेकिन जैसे जन्म किया गया तो उसकी संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो वृद्धि होने की वजह से क्या हुआ कि संख्या तो बढ़ा ही, तो संख्या वैसे लगातार बढ़ता चला जाएगा, तो उनकी एक बहुत बड़ी आबादी हो जाएगी। तो इसलिए कहा गया कि आबादी में वृद्धि होगी। कोई दिक्कत? अब चलते हैं, जब उनकी आबादी ढेर सारे रहेगी तो बहुत दिन तक जरा पृथ्वी पर देखने को मिलेगी। तो इसलिए कहा गया कि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे, किसी तरह कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। अब कहा जा रहा, तीसरा जो फायदे बताए जा रहे हैं, इसमें कहा कि जरा इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल कैरेक्टर। अगर जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, जीव अपने जनसंख्या को बढ़ाते हैं या जन्म जैसी प्रक्रिया को अपनाते हैं या प्रजनन करते हैं, तो उस कंडीशन में स्वाभाविक है कि उनके अंदर जो अच्छे अच्छे गुण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएगा, और ये अच्छे गुण लंबे समय तक जीवों में देखने को मिल सकती है। तो ये आपको लाभ बताए गए हैं। किसके लाभ बताए गए बाबू? तो जन्म के, यानी मानव जन्म के लाभ, या कोई भी जीव पर लागू होती है। मानव जन्म नहीं बल्कि यहाँ पर एनिमल रिप्रोडक्शन भी रहता ना, तो यहाँ पर ये बात लागू होती है। तीनों फायदे उसमें भी देखने को मिलते। पौधों की अगर हम बात करें तो उसमें भी देखने को मिलते हैं, यानी आपको जन्म से इतने फायदे होते हैं। इसके नुकसान भी होते हैं बाबू, लेकिन यहाँ पर हम नुकसान के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर टॉपिक का जहाँ नाम जो है क्या है, चैप्टर का नाम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो बात समझ आ रही है। तो हम लोग यहाँ पर केवल लाभ की बात करेंगे। जब हम जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या विस्फोट की बात करेंगे तो वहाँ पर हम जनसंख्या वृद्धि के नुकसान के बारे में भी अध्ययन करेंगे। कोई दिक्कत? यहाँ पर फायदा, वहाँ नुकसान के बारे में बात करेंगे। तो समय है उसमें, अकबकाने की बात बिल्कुल नहीं है। तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जरा ध्यान से देखिए बाबू, अगला पॉइंट क्या है जरा नोट करते हैं, हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए, अब मानव की जना क्या हो रहा, हम लोग अध्ययन करते मानव जन्म के, हम लोग यहाँ ना महत्व की बात कर रहे थे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा और भी हम जना बेहतर तरीका से अध्ययन करने के लिए अब मानव से जुड़ा हुआ बातों को अध्ययन करते हैं कि मानव आखिर है क्या। तो मानव में अगर हम बात करना चाहते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर देते हैं, देखिए इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? देखिए, मानव जनन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? तो मानव जनन के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, जरा आप नोट कीजिए कि मानव जनन क्या होता है और मानव जनन से क्या फायदे हैं। तो ये तो बता दी गई, लेकिन अब हम केवल मानव जनन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हुए थोड़ा सा मानवों के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करते हैं कि मानव क्या है। तो जरा आप ध्यान से देखेंगे, मानव जनन में जब हम अध्ययन करते हैं तो किसको अध्ययन करते हैं बाबू? एक पहला पॉइंट जो आ जाता है वो आ जाता है मानव। तो अब जरा नोट कीजिएगा कि जब मानव बात आ जाती है तो उस कंडीशन में क्या होती है, जरा नोट कीजिए यहाँ पर कि मानव जनन जब होता है मानव में तो बहुत सारे तो फायदे देखते ही हैं, लेकिन इसके अलावा हम थोड़ा सा मानव की विशेषताओं को जब हम बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से 3-4 विशेषताएं हमें देखने को मिलती है मानव में। तो अब हम मानव की विशेषताओं की बात कर लेते हैं। जरा आप नोट कीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मानव की कितनी विशेषताएं हैं। तो हम एक एक करके जो है ना विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। जरा आप नोट कीजिएगा, पहला विशेषता है बाबू, क्या है? साइलेंट रहिए, इधर रिकॉर्ड हो जाएगा आवाज ना।
अब जरा ध्यान से देखिए, बस 5-7 मिनट में हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, कम ही बनाएंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, तो हम जानकारियाँ क्या दे रहे थे, मानव की बात कर रहे थे, है ना। तो मानव की जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये आ रही थी कि इसके महत्व थे, या मानव में जो क्या थे, गुण थे, विशेषताएं थी मानव के, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला विशेषताएं बताई गई बाबू कि मानव क्या है, एक लिंगी प्राणी है। कैसा प्राणी है बाबू, एक लिंगी, बोले तो यूनिसेक्सुअल। क्या बोलते हैं बाबू, यूनिसेक्सुअल कहते हैं। यूनिसेक्सुअल बोलने का मतलब क्या कि मेल और फीमेल, यानी इनमें नर एवं क्या होते हैं, मादा अलग अलग पाए जाते हैं। बस में आ रही है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसको हम लोग जना स्ट्रक्चर के रूप में, फिगर भी इसको हम लोग देखेंगे, आखिर प्रमाणित भी करेंगे इसको, और आगे बढ़ते हैं। जरा आप ध्यान से देखिए बाबू, क्या हो गया कि मानव एक प्रकार का एक लिंगी प्राणी है। दूसरी बात जरा ध्यान दीजिए कि मानव एक प्रकार का सजीव प्रजक माना जाता है। क्या माना जाता है बाबू, सजीव प्रजक। सजीव प्रजक बोले तो वीवी पैरस। क्या बाबू, वीवी पैरस, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं क्योंकि इधर जगह लिखना है। इसका मतलब क्या बाबू, कि इसका मतलब यह होता है कि जन्म मानव संतान को जन्म देते हैं। किसको जन्म देते हैं बाबू, संतान को जन्म देते हैं। बात समझ आ रही है, मानव किसको जन्म देते हैं, संतान को जन्म देते हैं। ये बात समझ में आ रही है। अगर हम तीसरी विशेषताओं की बात कर लेते हैं तो जरा आप नोट कीजिए, तीसरी विशेषताएं हमें देखने को मिलती है बाबू क्या, कि इनमें विशेष प्रकार का जनन करने के लिए, इनमें या अन्य भी कार्य को करने के लिए इनमें विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है ना। विशेष प्रकार का जाना क्या पाया जाता है बाबू, जनन करने के लिए, अन्य क्रियाओं को करने के लिए भी, जनन या अन्य क्रिया को करने के लिए, अन्य नहीं लिख रहे हैं, क्रिया डायरेक्ट लिख रहे हैं, अन्य क्रिया को करने के लिए भी, अन्य क्रिया को करने के लिए भी इनमें एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है बाबू। एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, तंत्र पाया जाता है। कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ पर हम जनन की बात कर रहे थे, तो जनन करने के लिए इनमें स्पेशल जनन तंत्र पाई जाती है। क्या पाई जाती है बाबू, जनन तंत्र पाई जाती है। अगर हम जनन की बात कर लेते हैं तो इनमें एक विशेष प्रकार की पाई जाती है तंत्र, जिन्हें जनन तंत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसके अलावा चौथा जो है, एक प्रकार का ये उच्च स्तरीय जो है प्राणी माने जाते हैं। क्या माना जाता है बाबू, उच्च स्तरीय प्राणी माने जाते हैं। क्या माना जाते हैं बाबू, उच्च स्तरीय प्राणी माने जाते हैं, उच्च स्तरीय। अब क्या क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं और समझते हैं। जरा आप नोट कीजिए, पहला के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जरा आप ध्यान दीजिएगा, पहला में क्या है बाबू, एक लिंगी। तो एक लिंगी के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या होते हैं, नर और मादा अलग अलग होते हैं। सजीव, अब दिखाएंगे भी इसको। सजीव प्रजक मतलब विविपेरस मतलब क्या होता है, संतान को जन्म देते हैं। जनन करने के लिए इनमें विशेष प्रकार के तंत्र होती है, जिन्हें जनन तंत्र कहा जाता है। और ये उच्च स्तरीय प्राणी होते हैं, इनमें जना हर एक क्रियाओं को करने के लिए अलग अलग तंत्र होती है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। विशेषताएं बताएगी किसकी, तो मानवों की विशेषताएं हैं, वो तो महत्व था। अब लोग देखते हैं आगे। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्या, यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगी। देखिए तो इसमें नर क्या है, अलग है, और मादा अलग है ना। तो पहला क्लियर हो गया। पहला यहाँ पर आपको जानकारियाँ दी गई। देखिए पहला को हम लोग देख रहे थे, फिर अब दूसरा को हम लोग देख लेते हैं, है ना। सजीव प्रजक है, दिख रहा है। ये क्या है बाबू, ये मादा है ना। और मादा ये क्या कर रहा है, संतान को जन्म दे रही है। किसको जन्म दे रही है बाबू, संतान को जन्म दे रही है। इसलिए इसको हम लोग विविपेरस या सजीव प्रजक कहते हैं। किसको, मानवों को। मानव में नर और मादा दोनों होते हैं, तो मानवों को क्या कहते हैं, सजीव प्रजक। क्यों, क्योंकि ये संतानों को जन्म देती है। आप अंडप्रजक भी हम पढ़ाते बाबू, याद कीजिए। अंडप्रजक भी आपको हम पढ़ाए थे फर्स्ट चैप्टर में, ये भी पढ़ाया गया था टॉपिक, लेकिन पुनः हम रिपीट कर रहे हैं जब पीछे वाला यूज हो रहा है इधर। कोई दिक्कत, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्या, ये तो हो गया दूसरा। अब हम तीसरा की बात कर लेते हैं। तीसरा की अगर हम बात कर लेते तो देखिए इसमें विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं बाबू। इसको जो है ना क्या कहते हैं, हिंदी में हम लोग लिंग अंग के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बाबू, लिंग अंग के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बात समझ में आ रही है। क्या कहा जाता है बाबू, लिंग अंग कहा जाता है। तो लिंग अंग, लिंग मतलब आप देखोगे जब फॉर्म आप भरते होंगे तो फॉर्म के सामने एक सेक्स लिखा हुआ रहता है, उसके जस्ट सामने लिखा रहता है मेल, फीमेल और अदर। यानी यहाँ पर मतलब ये समझना है कि जो मेल लिखा हुआ आ रहा है, सॉरी सेक्स लिखा हुआ आ रहा है, इसका मुख्य रूप से मतलब होता है बाबू मेल यानी नर, और दूसरा क्या होता है
मादा, यानी यहाँ पर जो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो लिंग लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना, ये लिंग का मतलब क्या होता है बाबू, नर और मादा। बात समझ आ रही है? तो नर और मादा के अंदर पाए जाने वाले अंग, वैसा अंग जो पूर्ण रूप से नर और मादा को प्रदर्शित करते हैं, तो वैसे अंग को हम लोग लिंग अंग या सेक्स ऑर्गन के नाम से हम लोग जानते हैं बाबू। क्या कहते हैं? लिंग अंग या सेक्स ऑर्गन के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखते हैं आखिर कौन सा वैसा अंग है भाई जो पूर्ण रूप से नर और मादा को दर्शा देता है। आखिर कोई अंग होगा तब तो ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि वैसा अंग जो होता है बाबू, वो होता है, देखिए ध्यान देंगे, है ना, नर और मादा को दर्शाने वाला जो अंग होता है, ऑर्गन्स होते हैं, वो होते हैं, देखिए अगर क्या मेल है, अगर क्या है बाबू, मेल है, तो उसके अंदर टेस्टिस होते हैं, वृष्ण होते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं बाबू? वृष्ण होते हैं। और इसकी संख्याएं कितनी होती है? पुरुषों में 2 होती है। कोई दिक्कत? आगे भी हम इसके बारे में और अध्ययन करेंगे। और अगर वही हम मादा के अंदर बात कर लेते हैं, तो मादा में क्या होती है बाबू? ओवरीज होती है। इसकी भी संख्याएं क्या होती है? 2 होती है। आप फिगर में देख सकते हैं कहाँ दिखाया गया है, इसलिए हम फिगर को इंक्लूड भी किए हैं। स्मार्ट बोर्ड का मतलब यही होता है, पीपीटी, फुल पीपीटी होनी चाहिए तो मजा आती है। ऐसे तो प्रोजेक्ट पे हम दिखा लेते हैं, या ऐसे तो हम आसमान जाना नॉर्मल बोर्ड पे भी पढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्मार्ट बोर्ड का मतलब पीपीटी होनी चाहिए, बच्चों को साफ शब्दों में समझ आना चाहिए। तो इसलिए हम पीपीटी के माध्यम से ही पढ़ाना उचित समझे। फर्स्ट चैप्टर का नहीं बना था, सेकंड चैप्टर का नहीं बना था, इसलिए नहीं पढ़ाया, जिसका था उसी को हम पढ़ा रहे हैं। ऐसे तो मजबूरी में तो कुछ किया जा सकता है, लेकिन मतलब यही बेहतर होती है। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए हम लोग आगे टॉपिक देखते हैं। इससे बच्चों को समझने में सहूलियत हो जाती है बाबू। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो दिक्कत है आप पूछिए। ऐसे तो समझ में आ रहा होगा क्योंकि सामने आप देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं, अगर किसी तरह का दिक्कत भी है तो पूछते जाएंगे आप। आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, नेक्स्ट बात हम लोग चलते हैं। यहाँ पर तो ये हो गया, तो हम लोग 2 बातें अध्ययन कर लिए। देखिए पहला तो अध्ययन कर लिए, इसमें हम लोग ये नहीं देखे, पहला देख लिए, दूसरा देख लिए, तीसरा की हम लोग बात कर लेते हैं। तीसरा यहाँ पर दिखाया गया, देखिए है ना, दूसरा और तीसरा का इसमें हम दिखाएं। अब इसको हम लोग थ्योरी के रूप में भी देखेंगे, देखिए यहाँ पर है ना, तो ये दिखा दिया गया तीसरा का। अब तीसरा का दिखाया गया तो हम उसी के बारे में देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी, उसी को अलग अलग जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको लोग इस देखिए यहाँ से यहाँ पर जो दिख रहा है, इसको हम लोग जो है ना, इस पूरे ऑर्गन्स को मिला करके हम लोग देखिए जनन में भाग लेने वाले टोटल अंग है। तो इन सभी अंगों को, जनन में भाग लेने वाले सभी अंगों को अगर हम साथ मिला दे तो इन्हें नर जनन अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? नर जनन अंग। इसको हम शॉर्ट में लिख देते, जगह कम है। इसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कोई दिक्कत? बात समझ आ रही है? अब इधर जितने भी ऑर्गन्स और भी होते हैं, इसमें बहुत सारे भाग है, इसमें दिखाया नहीं गया, केवल मेन मुख्य रूप से भाग दिखाई गई है। तो इसके अंतर्गत और भी अंग होते हैं जो स्त्रियों के अंदर जनन में मदद करते हैं। तो इन सभी अंगों को अगर हम साथ मिला दें तो इन सभी अंगों को हम लोग बोलते हैं क्या बाबू? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर हो गई? ये जानकारी आपको दिया गया। अब इसी को थोड़ा सा हम आगे विस्तार अध्ययन करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट छूट रहा है। तो यहाँ पर क्या? चौथा। तो चौथा पॉइंट जो छूट रहा है ये आपको अपने से याद रखना होगा। आप पढ़े भी होंगे, 11 में भी पढ़े होंगे कि मानव के अंदर जो है ना, प्रजनन करने के लिए प्रजनन तंत्र, जनन करने के लिए जनन तंत्र, पाचन करने के लिए पाचन तंत्र, श्वसन करने के लिए जो है ना श्वसन तंत्र, उत्सर्जन करने के लिए उत्सर्जन तंत्र, परिवहन करने के लिए परिवहन तंत्र, इत्यादि बहुत सारे तंत्र होते हैं। इसीलिए मानव को उच्च स्तरीय प्राणी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यानी मानव के शरीर के अंदर हर एक क्रियाओं को करने के लिए एक विशेष प्रकार के अंगों के समूह यानी तंत्र पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें उच्च स्तरीय जीव भी या प्राणी भी माना जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक बाबू? क्लियर हो गई? अब थोड़ा सा लोग नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं टॉपिक को। अब देखिए इसमें बहुत सारे जो देखिए यहाँ पर पीपीटी आपको जो है बनाया हुआ, देखिए कितना डिप दिया हुआ है। अगर आपको धीरे धीरे जो है ना, देखिए कितना सब जो है विस्तार दिया हुआ है। कुछ नोट्स भी वगैरह इंक्लूड किया हुआ है ताकि आपको समझने में ज़्यादा मदद मिल जाए। तो धीरे धीरे हम वीडियो को आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना आगे बढ़ता है बनाते जाएंगे। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, तो ये लंबा वीडियो नहीं होगा, ये हम छोटा ही रखेंगे। लेकिन और भी चैप्टर से जुड़ा हुआ वीडियो ढेर सारा हो सकता है, क्योंकि लंबा चैप्टर है तो समय लगेगी। बताने की बात नहीं है, मन से आपको रेगुलर कंटिन्यू पढ़ना है, चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन क्लास हो, आपको मजा आएगा पढ़ने में। चलिए देखते हैं और एक एक करके बातें करते हैं। यहाँ पर टॉपिक क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन तंत्र की बात कर लेते हैं। तो मानव जनन तंत्र को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है बाबू। क्या है? क्योंकि हम बताए थे कि मानव के अंतर्गत नर और मादा ही ले दे करके आते ही हैं। कुछ अपवाद आगे हम बात कर लेंगे, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही बात होती है, नर और मादा। तो जब नर और मादा होते हैं तो अभी हम आपको बता भी रहे थे, जरा आप नोट कीजिए। देखिए क्या बता रहे थे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और यहाँ पर क्या था? इधर नोट कीजिए आप, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कोई दिक्कत? तो अब पहला में यहाँ दिया हुआ, इसी का उधर विस्तार है।
और इसी का उधर भी विस्तार है। तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, उसी को हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं। पहला ऑर्गन्स हो गया बाबू क्या, उच्च स्तरीय प्राणी है, इसीलिए मानवों में जनन करने के लिए या प्रजनन करने के लिए बाबू एक क्या विशेष प्रकार का अंग है, एक विशेष प्रकार का क्या है, अंगों का समूह है। क्या बाबू, विशेष प्रकार के क्या है बाबू, अंगों का समूह है। अंगों का क्या है बाबू, समूह है, जिसे क्या कहते हैं, तो ना जनन तंत्र कहते हैं। अगर वही नर है तो नर जनन तंत्र हो गया, नर में है तो नर जनन तंत्र, और अगर मादा है बाबू मादा जनन तंत्र। तो विशेष प्रकार के क्या है, तंत्र होती है। मशीनरी है। अब जरा नोट कीजिए बाबू, तो विशेष प्रकार के जो है तंत्र पाई जाती है, तो मेल में जो है पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी हिंदी में इसे कहा जाता है नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं, तो नर जनन तंत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर हो गया। उसी प्रकार से अगर हम मादा की बात कर लेते हैं, तो मादा में क्या होती है बाबू, मादा जनन तंत्र होते हैं। क्या होते हैं बाबू, मादा जनन तंत्र होते हैं। ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब चलते एक एक करके सबको हम विस्तार में अध्ययन करेंगे। अगर जैसे कि हम आपको पीछे थोड़ा सा अभी भी हम बताते हैं कि मानवों में क्या होगा, मानवों में अगर हम बात कर लेते हैं तो दो तरह के जनन तंत्र होंगे। पहला बताया गया नर जनन तंत्र, और दूसरा क्या बताया गया बाबू, मादा जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र मुख्य रूप से लोग किसको कहते हैं, तो टेस्टिस को कहते हैं बाबू। किसको कहते हैं, वृषण को कहते हैं। उसी प्रकार से अगर हम मादा जनन तंत्र की बात कर लेते हैं तो हम लोग ओवरी को मानते हैं बाबू। क्या मानते हैं, ओवरी को मानते हैं। कोई दिक्कत। अब जरा नोट करने वाली बात आ जाती है कि ओवरी क्या है, तो ओवरी को लोग हिंदी में अंडाशय कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। और इसको अगर हम बात कर लेते हैं वृषण कहते हैं हिंदी में। कोई दिक्कत, ये बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा इस पर हम थोड़ा सा बातें करते हैं तो समझ पाते हैं कि वृषण यानी जो है ना टेस्टिस जो होते हैं ये पुरुषों में 2 होते हैं। उसी प्रकार से ये भी जो है स्त्रियों में क्या होते हैं बाबू, 2 होते हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा सा विस्तार अध्ययन करते हैं कि आखिर इनका काम क्या होता है और योगदान क्या होती है। तो देखिए पहला अगर हम कार्य की बात कर लेते हैं तो समझने वाली बात क्या आ जाती है, जरा ध्यान से आप देखिएगा यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं, इसमें जो है ना काम आ जाती है बाबू क्या, क्यों वृषण का मुख्य रूप से काम है, क्या करना काम है बाबू, जरा ध्यान दीजिए। पहला नंबर, वृषण का मुख्य रूप से काम जो है वो है क्या करना, स्पर्म यानी शुक्राणु को बनाना। शुक्राणु को बनाना, और साथ ही साथ क्या करना बाबू, मेल हार्मोन। किसको बाबू, देखिए इसको मिटा देते हैं, किसको, ये आपको पढ़ा दिया गया है। क्या काम है बाबू, मेल हार्मोन को रिलीज करना। मशीनरी है, किसको, मेल हार्मोन्स को ये बनाता है। कौन, जरा ध्यान से देखिए, आपको बताया गया 2 कार्य किसके, तो नर जनन तंत्र के मुख्य रूप से 2 काम है, शुक्राणुओं को बनाना और साथ साथ नर हार्मोन को बनाना। कोई दिक्कत। अब चलते हैं उसी प्रकार से हम मादा की बात करें। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा कंपेयर करके कर रहे हैं और तब एक एक करके और विस्तार अध्ययन करेंगे। थोड़ा कंपेयर करने में होगा, थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी, आपको मदद मिल जाएगी। ऐसे हम पर्सनली एक एक करके अध्ययन करेंगे। ऐसे बाद में इसको अध्ययन करते, इसको अध्ययन कर लेते पहले, उसके बाद इसको अध्ययन करते, लेकिन नहीं, सबका अपना अपना तरीका है। हम चाहते हैं कि बच्चों को हर चीज़ एक जगह दे जाए और शेप अच्छा दिया जाए। अनुभव है, बहुत दिनों से हम जो है ना क्या कर रहे हैं, तो बच्चों को इस के बारे में बता रहे हैं, जानकारियाँ दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत दिनों से एक्सपीरियंस है जो है। तो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि बच्चों को कुछ अलग दे और एक्स्ट्रा दे, ताकि बच्चे को बिल्कुल कंफर्टेबल लगे और ज़्यादा मेहनत उसको या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़े। इसलिए आप आराम से अकबकाएं नहीं, मन से पढ़ने पर ध्यान दें। तो चलिए देखते हैं, और सुनने पर ध्यान दें तो आपको मज़ा ज़्यादा आएगा। उसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं किसको लेकर के, अंडाशय को लेकर के, तो अंडाशय के भी काम वही है बाबू। वहाँ पर क्या है, वो स्पर्म बना रहा है तो यहाँ पर ये ओभा बनाएगा। दूसरी बात है कि यहाँ पर क्या होगा, मेल हार्मोन वहाँ बन रहा था तो यहाँ पर क्या बनेगा बाबू, तो फीमेल हार्मोन्स का रिलीज होगा, यार फीमेल हार्मोन मुख्य रूप से बनेगा इससे, किससे, तो अंडाशय से। तो चलिए हम लोग एक एक करके अब सबको देखते हैं और समझते हैं कि वृषण क्या है, नहीं है, कहाँ रहती है, कैसे होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है बाबू, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मुख्य रूप से लिखा हुआ है, हिंदी में इसको हम लोग लिख देते हैं नर जनन तंत्र।
क्या है बाबू, नर जनन तंत्र है। कोई दिक्कत? अब चलते हैं, नर जनन तंत्र मुख्य रूप से अभी भी हम बताए कि किसको कहते हैं बाबू, अभी भी बताया गया कि नर जनन तंत्र हम मुख्य रूप से टेस्टिस को कहते हैं, जिसको लोग हिंदी में क्या कह रहे थे बाबू, वृष्ण के नाम से हम लोग जान रहे थे। क्या कह रहे थे हम लोग? वृष्ण के नाम से हम लोग जान रहे थे बाबू। क्या कह रहे थे? वृष्ण को कह रहे थे। अब वृष्ण को क्यों कह रहे थे, तो जरा आप नोट कीजिए, यहाँ पर वृष्ण को इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि वृष्ण के अंदर ही क्या होती है, शुक्राणु, स्पर्म बनता है बाबू। वृष्ण से ही क्या बनता है, स्पर्म यानी शुक्राणु बनती है। और साथ ही साथ क्या होता है, तो मेल हार्मोन, नर हार्मोन का भी निर्माण होता है, मेल हार्मोन का भी इससे निर्माण होता है बाबू। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं इसकी संख्याओं की अगर हम बात कर लेते हैं, किसकी संख्या के बाबू, वृष्ण की संख्या की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रत्येक पुरुषों में इसकी संख्या 2 होती है। कहाँ पाई जाती है, तो दोनों जंघाओं के बीच जो उदर गुहा होता है उसके बाहर होती है बाबू। दोनों जंघाओं के बीच क्या होता है, उदर गुहा के बाहर जो है ना, वृष्ण कोष में लटका हुआ संरचना के रूप में देखने को मिलती है। अब चलते, ये तो बात हो गई, इसके कार्य भी आपको बता दिए गए, अब इसकी संख्या भी बता दी गई, इसकी पोजीशन भी बता दी गई। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इसकी बनावट कैसी होती है बाबू। तो जरा आप ध्यान से देखेंगे, इसकी अगर हम बनावट की बात कर लेते हैं तो इसकी बनावट जो होती है बाबू वो मुख्य रूप से अंडाकार होती है। कैसी होती है बाबू, यहाँ पर जरा आप ध्यान से देखिएगा, इसकी अगर हम बनावट की बात कर लेते हैं तो इसकी बनावट जो होती है बाबू कैसी होती है, अंडाकार होती है। कैसी होती है बाबू, अंडाकार होती है। कोई दिक्कत? अब जरा नोट कीजिए, देखिए अंडाकार, इसकी बनावट आपको दिख रही है, ऐसे अंडा जैसा, जस्ट लाइक सेम टू सेम अंडाकार संरचनाएं दिख रही है। क्लियर हो गया? कैसे संरचनाएं होती है बाबू, अंडाकार होती है। पाया कहाँ जाता है, तो देखिए वृष्ण कोष के अंदर पाई जाती है बाबू। ये जो संरचना आपको दिख रहा है ये वृष्ण कोष है, ये वृष्ण कोष में पाई जाती है। किस फॉर्म में, तो अंडाकार संरचनाओं के रूप में। कोई दिक्कत? अब चलते हैं इसकी अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, तो इसकी अगर हम साइज की बात कर लेते हैं तो जरा आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई होती है बाबू, यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं तो इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, तो जरा आप नोट करेंगे 5 सेंटीमीटर होती है बाबू। कोई दिक्कत? और चौड़ाई की अगर हम बात कर लेते हैं, ये तो लंबाई हो गया इधर से उधर, और चौड़ाई की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की अगर चौड़ाई की बात करें हम, देखिए ये पेन के अनुसार आप चलेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी जो है ना दूरी क्या बताई गई बाबू, 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है ना? अब थोड़ा सा चेंज करके इधर हम चौड़ाई बताते हैं। यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई की अगर हम बात कर लेते हैं, जरा आप नोट कीजिएगा, तो चौड़ाई जो इसकी होती है बाबू वो लगभग क्या होती है, तो 3.5 सेंटीमीटर होती है। और अगर गोले की अगर हम बात कर लेते हैं, इसकी अगर क्या बात कर ले हम बाबू, मोटाई की अगर हम बात कर लेते हैं, गोले के ऐसी की बात कर लेते हैं, तो लगभग कितनी सेंटीमीटर होती है बाबू, 3 सेंटीमीटर होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर हो गई? अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये जानकारी आपको किसको लेकर के दिया गया, तो जरा आप ध्यान से देखेंगे वो किसको लेकर के दी गई, तो अब जरा नोट करेंगे तो वृष्ण को लेकर के जानकारियाँ दी गई। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप बोलिए। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि किसको लेकर के, जरा आप नोट कीजिएगा, तो जानकारियाँ वृष्ण को लेकर के दी गई। अब इसके अलावा थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें देखने को मिलती है वो क्या मिलती है, कि वृष्ण क्या है और वृष्ण किसे कहते हैं, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग इसके आगे और थोड़ा बढ़ें तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि वृष्ण कोष के अंदर होती है, और वृष्ण कोष का जो है टेम्परेचर जो होती है बाबू, जो ना हमारे शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री कम होती है। कितनी होती है बाबू, 2 से 3 डिग्री कम होती है। यानी वृष्ण कोष की जो तापमान होती है ये अप्रॉक्स लगभग 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है। कहाँ ऐसा होती है बाबू, ताकि जो है शुक्राणु को आसानी से वृष्ण बना सके। वृष्ण को जो है ना विकसित करने, वृष्ण के अंदर शुक्राणु को विकसित कराने के लिए हमारे बॉडी से इसकी तापमान कम होनी चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। इससे जुड़ा हुआ और भी हम आगे बात करेंगे। इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, ठीक है ना। उन कोशिकाओं का नाम क्या है, वो किस प्रकार से प्रोसेस करते हैं, इन सभी बातों को हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं और बातें करते हैं। तो और यहाँ पर इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, जरा आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेन्स है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ टेस्टिज है, देखिए जाना क्या है, स्क्रोटम, वृष्ण कोष है, सीसन है, एनस है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर है बाबू। एक एक करके हम लोग अभी और बहुत सारी चीज़ों को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी, देखिए टेम्परेचर भी यहाँ पर दिया हुआ है ना। वृष्ण कोष है, बस 5 मिनट छोड़ देते हैं सर। अब देखते हैं वृष्ण की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे वृष्ण है, देखिए लंबाई 5 से, है ना, दिख रहा है ना,
4 से कहीं कहीं 4 से 5 मिल जाता है, 5 सेंटीमीटर। अब उसी प्रकार से देखिए इसके अंदर सेल होते हैं, दिख रहा है इसके अंदर सेमिनिफ्यूल्स ट्यूबुल्स होती है, लोबुल्स होता है, कोशिकाएं देखिए 2 तरह की कोशिकाएं इसके अंदर होती है। इन सभी बातों पर भी हम बातें करेंगे। और देखिए इसके अंदर बहुत सारे जरा बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, इसके भाग भी होते हैं, क्या अधिवृष्ण के जना भाग भी होते हैं। ये सब जन एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। बहुत सारे ऑर्गन्स के बारे में भी हम लोग एक एक करके पीपीटी में अध्ययन करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे और बातें करेंगे। तब तक के लिए आप सभी जो है इसको मन से पढ़िए और देखिए, और किसी तरह कोई हो दिक्कत तो कमेंट करके पूछिए। और तब तक नेक्स्ट वीडियो और जल्दी आएगी, उसका इंतजार कीजिए और मन से पढ़िए और बेहतर कीजिए। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं और बातें करते हैं।